यह है कि दरभंगा लोकसभा सीट से आरजेडी मुस्लिम उम्मीदवार उतारते रहा है। अभी लोगों के रुझान में वो एग्रेशन नहीं दिख रहा है वोट के प्रति। प्रसाद यादव की दूसरी बेटी भी चुनावी मैदान में आ चुकी हैं, रोहिणी आचार्य। मेरे बार हर में है। अमित शाह भी अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। विकास की जहाँ तक बात की जाती है लेकिन दिख नहीं रहा है। अगर वो सुबह निकलते हैं शाम को वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, रास्ते में क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। हमारे यहाँ सड़क नहीं है, चौड़ी सड़क नहीं है। जो टाइम टेबल डॉक्टर्स को देना चाहिए, जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। नमस्कार, जिन मीडिया की टीम इस वक्त चुनावी यात्रा पर है और इस दौरान हम पहुंच गए हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का ये छपकी गांव है। यहाँ विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण जो फॉरवर्ड कास्ट हैं उनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ प्रभात खबर के पत्रकार हैं अजय कुमार मिश्रा जी। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या है और एनडीए की तरफ से यहाँ गोपाल जी जो सिटिंग एमपी हैं वो कैंडिडेट हैं और महागठबंधन की तरफ से ललित यादव उम्मीदवार यहाँ उतारे गए हैं। तो इन दोनों ही उम्मीदवारों को लेकर किस तरह की बातचीत होती है, क्या माहौल है, और विपक्ष के द्वारा जो बार बार ये बातें कही जा रही है संविधान बदल जाएगा अगर फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से सरकार में मोदी जी आते हैं तो, बीजेपी की सरकार बनती है तो आखिर ये बात गांव-गांव तक या फिर नीचे तबके तक पहुंच पाई है या नहीं, विपक्ष इसमें कामयाब हो पाया है क्या नहीं, इन सभी चीज़ों पर हम बातचीत करते हैं। अजय कुमार मिश्रा जी हैं साथ में। अजय जी, ये बताइए कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है पॉलिटिक्स को लेकर, कितने लोग अवेयरनेस है? अभी इलेक्शन का यहाँ पे 13 मई को इलेक्शन होने वाला है। जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है। अभी लोगों के रुझान में वो एग्रेशन नहीं दिख रहा है वोट के प्रति। प्रचार प्रसार भी उस तरह का नहीं दिख पा रहा है। लेकिन यहाँ बेसिक चीज़ है जो लोगों को चाहिए, जो धरातल पर नहीं दिख रहा है। विकास की जहाँ तक बात की जाती है लेकिन दिख नहीं रहा है। मैं किसी पार्टी की ओर नहीं जा पा के एक आम नागरिक की तरह बात करूँगा। जैसे बेसिक यहाँ पे 3 मुद्दा है। आबादी बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू लोगों को है। अगर वो सुबह निकलते हैं शाम को वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, रास्ते में क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। बेसिक मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, चौड़ी सड़क नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का अभाव है। दूसरी चीज़ ये है कि चिकित्सा क्षेत्र में डीएमसीएच की बात करें, नो डाउट अच्छे इलाज होते हैं, लेकिन क्वालिटी पे अगर बात करें, जो टाइम टेबल डॉक्टर्स को देना चाहिए, जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। तीसरी चीज़ चलते हैं, बेसिक चीज़ यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट को। वादा किया गया था कि सस्ते दर पर हवाई चप्पल वाले बाहर जा सकेंगे, लेकिन स्थिति ये है कि किसी भी टूरिस्ट का ले लो, दिल्ली, यहाँ से सबसे ज़्यादा यात्रा दिल्ली के लिए करते हैं, तो आप टिकट चेक करेंगे तो 15-20 हज़ार से ज़्यादा ही मिलेगा आपको। ये बेसिक चीज़ है और जो जिस मकसद से खोला गया था एयरपोर्ट वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तीसरी चीज़ मैं फिर से चिकित्सा के बारे में जब बोलना चाहूँगा, एम्स का बहुत बड़ा मुद्दा है। 3-4 साल से ये अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है लोगों को नहीं पता। ये पॉलिटिकल पेच में फंस गया है मेरी माने तो, जहाँ तक मेरी समझ है। पहले डीएमसीएच में स्टार्ट होने वाला था, फिर बाद में उसको शोभन कर दिया गया। शोभन में भी क्लियर नहीं है कि वहाँ बनेगा ना बनेगा। आम आदमी पिस रहे हैं। आम आदमी को पता नहीं कि मेरे दरभंगा में एम्स कब बनेंगे, कब शुभारम्भ किया जाएगा। लोग संभावना व्यक्त कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे या इलेक्शन के टाइम में उसका ज़रूर सुगबुगाहट होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि अभी भी जो स्थिति थी वहीं पे है। विकास की जहाँ तक बात करें, रोज़गार के लिए यहाँ हम लोग बिहारवासी जानते हैं कि हम लोग बाहर जाते हैं। कोई भी सरकार रहे, आप विकास की बात करते हैं तो कहीं भी रोज़गार हमको दिख नहीं रहा है। 2 तरह के रोज़गार हैं, एक गवर्नमेंट और प्राइवेट। यहाँ के लोग गवर्नमेंट पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वो एक अलग तबका है। लेकिन मेजॉरिटी जो है उनके पास कोई नौकरी नहीं, कोई माइंडसेट नहीं है। आखिरकार उनको यहाँ पे सुविधा नहीं मिलने के बाद वो बाहर जाने को मजबूर होते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं। शिक्षा की बात करें, शिक्षक की बहाली हुई है। नीतीश जी ने डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया, बाहर के लोग आके नौकरी कर रहे हैं।
ये भी एक चीज़ है लोगों की। तो मिला जुला कर नटसेल में ये बोलना चाहते हैं कि विकास 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 दिख नहीं रहा। आप रोड देखेंगे तो इंक्रोचमेंट, जल जमाव, नाली की स्थिति वही है। मेन शहर में जाएंगे तो आपको नाली बनता हुआ दिखेगा। अभी कोई प्लानिंग ही नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी बात बोले, बारिश के समय आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते। लक्ष्मी सागर नाम है इसका और ये काम भी सागर की तरह करता है। थोड़ी सी बारिश हो जाए मैम, आप यहाँ पे आ नहीं पाओगे। बहुत सारे मुद्दाएं हैं, हम लोग दिल से बात करते हैं तो ये सब है। अगर जिन्होंने ये पूरा कर दिया लोग उसी को वोट करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आरजेडी ने इस बार सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है, तो इसको लेकर, क्योंकि दरभंगा एमवाई समीकरण को लेकर काफ़ी मजबूत माना जाता है, इसे लेकर किसी तरह का लोगों के बीच बातचीत होती है कि इस बार आरजेडी ने इतने कम मुस्लिम उम्मीदवार को क्यों उतारा है, खासकर मुस्लिमों के बीच में। क्या इसका असर कोई देखने को मिला है आपको? लोग बोलते हैं मैम, हम लोग भी बात करते हैं तो बीजेपी या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बोला जाता है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। तो सेंसिटिव है लोग यहाँ के, तो धर्म पर वो आगे आ जाते हैं। तो इसको देखते हुए ये अपोजिशन भी जान रही कि ये मुद्दा है, अपोजिशन भी मानती है कि ये मुद्दा है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को, मेरे अनुसार इसलिए उस चीज़ को उन्होंने प्रायोरिटी दी है कि हाँ धर्म का मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि उनके थिंक में ये रहा कि चलो उस चीज़ को काट के लिए उन्होंने इसकी संख्या घटाई होगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन ऐसी बात कही जा रही है लोगों के बीच। जी, इन विपक्ष की तरफ से जो एक बात बार बार कही जा रही है कि संविधान खतरे में है, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी तो फिर संविधान बदल जाएगा, तो इस बात को विपक्ष नीचे तक यानी सुदूर गांव तक किस तरह से पहुंचा पाया है? क्या इस पर कोई बातचीत होती है? देखिए, गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, वो इतने अपर लेवल में सोच उनका नहीं है अभी तक। जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जिनको अपने काम के अलावा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस तरह चीज़ को तरजीह देकर आगे बात फैलाते हैं। लेकिन आम आदमी को जो मैंने बोला बेसिक चीज़ चाहिए, रोजी रोटी कमाई, वो चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँची है मेरे अनुसार वो वाली बात, संविधान वाली बात नीचे तबके के लोगों तक अभी नहीं पहुँची है। कोशिश की जा रही है। सत्ता पक्ष ने परिवारवाद का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी भी चुनावी मैदान में आ चुकी हैं, रोहिणी आचार्य। क्या उनको लेकर लोग बातें नहीं कर रहे हैं कि लालू यादव परिवारवाद में ही चल रहे हैं, उनकी राजनीति जो है परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है? ये पॉलिटिकल अगर इसको माने तो जो अभी सत्ता पक्ष में इस बात को उठा रही है कि परिवारवाद है, बेटा के बाद आज भी अखबार में आया था कि किसी का स्टेटमेंट है कि बेटा को प्रोजेक्ट करने वाला बेटी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इट्स अ पॉलिटिकल एजेंडा। आम जन में जो परिवारवाद की बात है तो वो उन लोगों को लगता है कि कार्यकर्ता को थोड़ा तरजीह देना चाहिए। इस तरह की बात आती है, कार्यकर्ताओं को तरजीह देना चाहिए, क्योंकि वर्षों से कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है टिकट के लिए और वहाँ पर बेटी को यानी अपने परिवार के सदस्य को तरजीह देना, क्या कार्यकर्ताओं में नाराज़गी देखी जा रही है या फिर लोगों में इस पर कोई बातचीत होती है? अभी मैंने बताया ना कि इलेक्शन का 13 मई को इलेक्शन है। आम जन अभी तक उस रूप में आए नहीं हैं। जहाँ तक परिवारवाद की बात है, परिवारवाद हर में है। अमित शाह भी अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इवन और भी दल हैं या वाट बीजेपी भी है। थोड़ी देर पहले कही थी कि यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव हैं। तो मैंने बताया ना कि लालू जी की जान बचाने में रोहिणी आचार्य, शायद एम आई राइट, अगर मैं सही हूँ तो, किडनी दान करके वो दिए था। तो वो उस लहजे से देखें तो उनको सम्मान होगा बेटी के रूप में। अब पॉलिटिकली कितना बेनिफिट मिलेगा तो ये देखने वाली बात होगी, इस पे क्लियर नहीं है। एक चीज़ और है कि मतदाता बोलते कुछ और हैं, अंदर में कुछ और होता है। तो जब वो वोट में पड़ जाएगा, वो स्विच ऑन होगा, तो वो भाग्य भी कुछ डिपेंड करता है, लक भी बहुत बड़ा मायने चीज़ रखता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि दरभंगा लोकसभा सीट से आरजेडी मुस्लिम उम्मीदवार उतारते रहा है, लेकिन इस बार नॉन मुस्लिम है, तो उसका कोई असर देखने को मिल रहा है खासकर मुस्लिम इलाके में? जहाँ तक मैं गया हूँ मुझे 50-50 दिख रहा है इसमें क्लियर। बहुत सारे इलाके में गए हैं तो बहुत लोग बोले कि नहीं, इसमें जात पात नहीं आता है, हम आरजेडी को वोट किए हुए हैं वर्षों से,
और वो लालू जी के नाम पे ज़्यादा अभी भी अटैच हैं। लालू जी के प्रति एक विश्वास है और तेजस्वी के जो भाषण का जरिया होता है, जिस तरह का वो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो 50-50 हाँ हाँ वही क्रेज़ है। वो पुराने लोग में अभी भी क्रेज़ बाकी है। युवा कुछ रोजगार को लेके फिर इससे सटे हुए हैं तेजस्वी से। तो 50-50 है। लास्ट यहाँ पे कहा जाता है ना कि कल जो इलेक्शन होने वाला है आज किसी को पता नहीं है, रातों रात यहाँ सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तो फिर मैं वही बोलूँगा कि वो मामला 50-50 का है और लास्ट में फिर पॉलिटिकल पार्टी कैसे रुखान लेती है, फिर मोदी जी आने वाले हैं, ये मोड़ लेगी। जी जी। तो अजय मिश्रा जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप भी यहाँ पे घूम रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और मुझे लगा कि आप स्थानीय पत्रकार हैं तो आपको यहाँ के लोगों से आपने बातचीत तो की ही होगी, तो कुछ समझ में आए। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि जब लोगों से बातचीत करते हैं तो पहले की तरह स्पष्ट बातचीत नहीं हो पाती है, गोल गोल घुमाते बहुत हैं लोग। देखिए पहले समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि राजनीतिक समीकरण किस दिशा में। देखिए अभी हम लोग शहर में हैं, हम लोग भी जाते हैं फील्ड में, तो जब आपको सही बात लेनी हो ना तो आप गांव में चले जाएं। 2-4 बुजुर्ग मिल जाएंगे, खटिया पर मिल जाएंगे, वो आपको दिल से बात करेंगे और जो वो बोलेंगे वही सही होगा। लेकिन शहर के लोग ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, कौन बात कर रहा है वो भी डिपेंडेंट है, और हमारे बोलने से कोई असर तो नहीं पड़ेगा आसपास के लोगों को, या कहीं मैं सामने तो ना हूँ, बहुत सारा आता है चीज़, लेकिन सही जानकारी गांव से ही मिलेगी। शहर के लोग मिलावटी होते हैं। शहर में मिलावटी बातें आती हैं क्योंकि शहर के लोग स्पष्ट तरीके से नहीं अपनी बातें रख पा रहे हैं। वो काफ़ी सोच समझकर अपनी बातों को रखते हैं, नाप ताल कर अपनी बातों को रखते हैं, इसलिए समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए ही हम जान पाते हैं कि आखिर राजनीति में किस तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं और राजनीति समीकरण क्या होने वाला है।